करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 9 क्लास 10 का टेस्ट। इसमें से ज़्यादातर जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल जो है वो कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे लेकिन इजी टेस्ट है। वाई ये क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी सारा इजी था। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर जो है वो क्या होता है, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होती है और रिफ्रैक्शन भी होती है। चूंकि ऑप्शन में रिफ्रैक्शन वाली ऑप्शन नहीं थी तो इसमें हम आंसर करेंगे डेल्टा यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो फाइबर ऑप्टिक्स होती है उसमें दो प्रिंसिपल लिखे हुए हैं, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और दूसरा कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो डेल्टा बन रहा है आपका। नेक्स्ट जो है जी क्वेश्चन था कि एक आपके पास ऑब्जेक्ट है और ये इट्स प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स और पोल गिव्स 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। और उसके बाद कहता है जी कि यहाँ पर जो है अगर इस डिस्टेंस को आप x+5 कर देंगे सेंटीमीटर तो मैग्निफिकेशन कितनी हो जाएगी, वो 2 रह जाएगी। आपने बताना है कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर क्या है। जो मिरर का केस है, कनकेव मिरर के केस में इमेज को हम लेते हैं माइनस में। तो अब मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है -q/p, -q/p। अच्छा अब देखो कि यहाँ पहले में हमें मैग्निफिकेशन बताई है 3 जब आपने x डिस्टेंस पे रखा था, दूसरे में मैग्निफिकेशन बताई है 2 जब आपने x+5 डिस्टेंस पे रखा था। तो यहाँ इमेज डिस्टेंस जो है वो -3x आ गया, यहाँ इमेज डिस्टेंस -2x -10 आ गया। अब देखो कि हमारे पास जो कनकेव मिरर है इसके लिए फार्मूला लेंस फार्मूला होता है 1/f = 1/p-1/q। सो अब इसमें भी 1/f = 1/p-1/q। तो एक दफ़ा हम इसको पुट करेंगे 1/x³ की वैल्यू में -3x पुट करूंगा, जो कि ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/x + 1/3x और दूसरा हो जाएगा 1/f = 1/x+5 + 1/2x + 10। हम चूंकि ये लेफ्ट हैंड साइड रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है दोनों में, तो आप राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे। यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, इसका एलसीएम ले लें, इसका भी एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम लेंगे 4/3x आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 3/2x + 10 आ जाएगा। अच्छा अब आपके पास जो है यहाँ से जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 40। अब किसी एक फॉर्मूले से यानी किसी एक से, जैसे मैं पहले वाला अगर ले लेता हूँ 1/f = 1/x + 1/3x ले लेता हूँ। सो यहाँ से फोकल लेंथ अगर आपने कैलकुलेट करनी थी तो f किसके इक्वल आ गया, 3x/4। और यहाँ पर जो है 3 इंटू जो है वो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 40। पुट करें 120/4, क्या आंसर आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। इसमें बेटा आपका आंसर बनता है 30 सेंटीमीटर। सिर्फ ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है पूरी डिस्कशन में, बाकी तो माशाल्लाह पूरी डिस्कशन जो है बहुत ईजी है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा था फॉर बेटर रेजोल्यूशन क्लियर विजिबिलिटी के लिए माइक्रोस्कोप में हम क्या यूज करते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ। क्योंकि रेजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता था, d/1.22 लैम्डा। तो रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, जितनी शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट यूज करेंगे उतनी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में लार्ज अपर्चर ऑफ टेलीस्कोप जो है इज यूज फॉर ग्रेटर रेजोल्यूशन। देखें रिजॉल्विंग पावर क्या है, d/1.22 लैम्डा। यहाँ d क्या होता है, डायमीटर ऑफ द लेंस। जितना डायमीटर ऑफ द लेंस यानी अपर्चर का साइज ज्यादा रखेंगे उतनी रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। तो 4 क्वेश्चन का आंसर चार्ली है। 5 में if the young doubles experiment if monochromatic light is replaced by white light, white light अगर आप रिप्लेस कर देंगे तो सेंटर जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा वाइट होगा, बाकी दोनों साइड पे कलरफुल फ्रिंज बन जाएंगे। इसलिए हम वाइट लाइट यूज नहीं करते, जो है ना इसको यंग डबल एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, चार्ली। सेंटर वाइट होगा, बाकी दोनों साइड पे कलरफुल फ्रिंजेस बन जाएंगे। अच्छा जी 7 में कहता है सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज व्यू थ्रू अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। मोनोक्रोमेटिक लाइट थी वो बेंड होके आपका फर्स्ट ब्राइट जो है वो फ्रिंज बन गया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द एंगल थीटा टू डिक्रीज। फॉर्मूला है जी हमारे पास d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। अगर हम m लैम्डा को यहाँ कांस्टेंट रख लें तो d इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, sin थीटा, या sin थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, d। d हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, तो आंसर अल्फा ही बनेगा, डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट स्लिट्स। क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप गौर करें तो ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास जो है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है डिस्टेंस जो है या d sin थीटा जो है अगर m लैम्डा के इक्वल है तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास जो है d sin थीटा जो है इज इक्वल टू m लैम्डा, यानी d sin थीटा कांस्टेंट कर लें, sin थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d हो जाता है। तो जितना d की वैल्यू कम रखेंगे उतना sin के एंगल जो है वो अब वैल्यू बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट जो है जी इसमें आपका इसमें आंसर आपका अल्फा बनेगा।
नेक्स्ट जो है जी 8 वाला, अ सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स हैव द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, इसको क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। इसमें आपका आंसर कौन सा बनना है? डेल्टा। अ लाइन नॉर्मल टू द वेव फ्रंट को क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। ये इसका आंसर भी आपका क्या बन रहा है? डेल्टा। साउंड वेव्स कैन नॉट बी, क्योंकि साउंड वेव्स होती हैं लॉन्गिट्यूडल, और लॉन्गिट्यूडल वेव्स जो है उनको पोलराइज नहीं किया जा सकता। तो फिनोमेना आप पोलराइजेशन में आपने पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूडल वेव्स में और ट्रांसवर्स में क्या फर्क होता है? ट्रांसवर्स वेव्स पोलराइज हो कर सकते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडल वेव्स पोलराइज नहीं की जा सकती, क्योंकि साउंड वेव्स पोलराइज कौन सी होती हैं? लॉन्गिट्यूडल होती हैं, इस वजह से उनको पोलराइज नहीं कर सकते। आंसर कौन सा होगा? बीटा। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या क्या बताता है? बोथ पोजीशन एंड शेप बताता है आफ्टर टाइम डेल्टा टी। तो इसमें आंसर बेटा 11 का भी बहुत सिंपल आंसर है, बीटा बनेगा। आफ्टर डेल्टा टी जो है वो हमें शेप भी बताता है और पोजीशन ऑफ ए न्यू सेकेंडरी वेव फ्रंट भी बता रहा होता है। 12 जी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज ओनली ऑब्जर्व्ड व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन इज फुलफिल्ड। उसमें मोनोक्रोमैटिक लाइट होनी चाहिए, सोर्सेज आर क्लोजली स्पेस्ड होने चाहिए, लेक्चर में भी बताया था आपको, कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये सारी कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने पढ़ा था कि पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ होना चाहिए, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। तो आंसर अल्फा बीटा डेल्टा तो नहीं हो सकते, आंसर बीटा ही होगा। देखें कैसे, 3 ऑड नंबर है और 1 3 5 7 ऑड नंबर होने चाहिए। 3 इंटू लैम्डा बाय 2 है, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ हो तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें आपका आंसर बीटा बनेगा। अगर ये 5 लैम्डा बाय 2 होता तब भी आंसर हो सकता था, 7 लैम्डा बाय 2 आंसर होता तब भी आंसर हो सकता था, क्योंकि कंडीशन क्या है? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ होना चाहिए। तो 14 का आंसर बीटा, सॉरी 13 का बी। 14 में फ्रिंज विथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है? सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, ये फ्रिंज विथ होती है। फ्रिंज विथ को हम क्या बोलते थे? लैम्डा एल ओवर डी। तो आप देखें कि डी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि फ्रिंज विथ के। तो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स को हम क्या बोल रहे होते हैं? डी बोल रहे होते थे, इसलिए यहाँ पर हम आंसर करेंगे अल्फा। 15 में सिर्फ उसने फॉर्मूला पूछा हुआ है। चाहे जो फ्रिंज विथ है इसका मतलब होता है सेपरेशन बिटवीन द टू कंसेक्टिव डार्क फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज। तो यहाँ डार्क हो या ब्राइट हो एक ही बात है, तो दो डार्क के दरमियान डिस्टेंस भी जो है वो फ्रिंज स्पेसिंग कहलाती है, तो इसलिए आंसर अल्फा होगा। 16 में इस क्वेश्चन को और से पढ़ें तो कहता है एक अरेंजमेंट आपको दिखाई गई है, इक्वल स्पेस पैरेलल फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। ये है स्क्रीन और ये है स्लिट्स। स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस को हम बोलते थे कैपिटल एल, यानी कि एल। तो यहाँ उसने उसको स्मॉल एल कहा हुआ है। विच क्वांटिटी ऑफ इंक्रीज वुड कॉज द सेपरेशन फ्रिंजेस टू इंक्रीज? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेल्टा वाई चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, यानी एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम एल को इंक्रीज करेंगे यानी सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन अगर इंक्रीज कर देंगे तो फ्रिंज विथ बढ़ जाएगी। तो डेल्टा वाई चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इसलिए आपका इसमें आंसर कौन सा बनेगा? डेल्टा आंसर बनेगा 16 का। 17 बहुत ही सिंपल है, आपको चैप्टर 8 में भी बताया था। विद द चेंज इन मीडियम कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती, रिमेन सेम? तो आंसर इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। इफ बल्ब इज प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60, नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड। चलो बेटा इस तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इस ऐसा ही सेम क्वेश्चन नीचे है, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए इसमें टू गेट द नंबर ऑफ कहता है जी 3 इमेजेस ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव द प्लेन मिरर्स एट द एंगल ऑफ, 2 मिरर्स की बात कर रहा है। नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला बेटा याद रखना क्या होता है, अगर नंबर ऑफ मिरर ऑड हो तो n इज इक्वल टू 360 ओवर थीटा। अगर नंबर ऑफ जो मिरर्स हैं वो इवन हो तो फॉर्मूला n इज इक्वल टू 360 ओवर थीटा माइनस 1 होता है। अब इसमें चूंकि 2 प्लेन मिरर कह रहा था तो इवन थे, इसलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे n इज इक्वल टू 360 ओवर थीटा माइनस 1। यहाँ से जो है माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा n प्लस 1। तो ये चूंकि नंबर ऑफ इमेजेस 3 कह रहा है तो ये 4 हो जाएंगी, तो थीटा यहाँ से आ जाएगा 360 ओवर 4 यानी 90। तो अगर आप 2 प्लेन मिरर को 90 के एंगल पे इंक्लाइन करोगे तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? वो 4 बनेगी। सो बेटा इस तरह से जो है वो सिर्फ याद ये रखना है, नंबर ऑफ मिरर्स इवन हो तो ये वाला फार्मूला, ऑड हो तो 360 ओवर थीटा। यहाँ n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इमेजेस, 360 टोटल एंगल और थीटा यहाँ एंगल गिवन है। इसी तरह से सेम क्वेश्चन जो है ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है
वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो उसने कहा बल्ब जो है टू प्लेन मिरर कह रहा है, तो आपका फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, 360 ओवर थीटा माइनस वन, 360 ओवर थीटा यानी 360 डिवाइडेड बाय 66 आंसर आ जाएगा माइनस वन, मतलब आपका आंसर कौन सा होगा, 5 आंसर हो जाएगा। आंसर जो है वो क्या बनेगा, 5। 19 में कहता है जी आर टोरमालाइन क्रिस्टल बीइंग यूज्ड एन एनालाइजर इफ वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द क्रिस्टल नंबर ऑफ एक्साइटेशंस विल बी। अच्छा इसमें बेटा अगर गौर करें तो हमारे पास जो है हमने ना ये पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 के एंड पे। पहला वाला जो है उसको हम पोलराइजर बोलते थे, जबकि दूसरे वाला जो है इसको एनालाइजर बोलते थे। अगर एनालाइजर पैरेलल रखा है तो इसमें से लाइट एज इट इज क्रॉस कर जाएगी। बी वाले में देखें अगर आप 90 के एंगल पे रखेंगे उसको, रोटेट कर दिया आपने, रोटेट करके तो आगे हम कहते थे नो लाइट, मतलब रोटेट करते थे तो वो लाइट डिम होती जाती है। इसका मतलब ये जो सेकंड वाला एनालाइजर है इसको अगर हम वन कंप्लीट रोटेशन दें, इस तरह से अगर हम इसको वन कंप्लीट रोटेशन देते हैं, इस तरह से आगे रखा हुआ है, आप इसको ऐसे वन कंप्लीट रोटेशन दे देते हैं, यहाँ लाइट आपको पूरी नजर आ रही थी, जब आप 90 के एंगल पे लेके गए तो लाइट जो है वो जीरो हो गई, फिर से आपने उसको रोटेट करना शुरू किया, फिर से राइट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी। इसका मतलब है एक वन कंप्लीट रोटेशन में दो दफा लाइट मैक्सिमम होगी, दो दफा लाइट मिनिमम होगी। तो उसने कहा एक्साइटेशंस विल बी, नंबर ऑफ एक्साइटेशन का मतलब है मैक्सिमम लाइट कितनी दफा आएगी, तो हम कहेंगे दो दफा आएगी, दो दफा लाइट मैक्सिमम होगी, दो मिनिमम होगी। मतलब अगर ये सेकंड वाला जो पोलराइजर है इसको कंप्लीट रोटेट करें तो दो दफा लाइट मैक्सिमम और दो दफा मिनिमम होगी। इसका मतलब है नंबर ऑफ एक्साइटेशन का मतलब है कि मैक्सिमम कितनी दफा होगी, तो वो दो दफा होगी। इसका मतलब आंसर क्या इसका बनेगा, बीटा। नेक्स्ट जो है जी 20 क्वेश्चन, इफ द कवर रेड बुक ऑब्जर्व विद मोनोक्रोमैटिक ऑफ ब्लू लाइट, तो वो ब्लैक नजर आएगा। याद रखें बेटा कि अगर हम जो है ना कलर चेंज कर देते हैं, मतलब अगर रेड बुक को आप ब्लू फिल्टर लगा के देख रहे हो, जो कि हम कलर कैसे देखते हैं, हमें नजर इस कैसे आता है, हमें ब्लू कलर इसलिए नजर आता है कि वो ब्लू कलर बाकी सारी लाइट्स को ऑब्जॉर्व कर लेता है, रिफ्लेक्ट सिर्फ ब्लू करता है। रेड हमें रेड क्यों नजर आता है, क्योंकि वो रेड कलर ऑब्जॉर्व कर रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी सारे ऑब्जॉर्व कर लेगा। अब अगर आप रेड बुक के ऊपर ब्लू कलर रख रहे हैं तो ब्लू जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा, ज़ाहिर है ब्लू तो उसने रेड बुक ने ऑब्जॉर्व कर लिया। अब रिफ्लेक्ट क्या करेगा, तो रिफ्लेक्ट कुछ नहीं करेगा, जब कोई रिफ्लेक्शन ना हो तो हमें वो चीज़ क्या नजर आती है, ब्लैक। इसलिए आंसर क्या आपका आ जाएगा, ब्लैक नजर आएगा। 21 में जी हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, और अगर जो है वो पावर उसको ऐड करें तो p इज इक्वल टू P1 माइनस P2, चूंकि एक पावर आपको नेगेटिव में गिवन है एक पॉजिटिव में गिवन है, तो ये P1 माइनस P2 हो जाएगा। एक हमें 12 गिवन है, दूसरी -2 गिवन है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 इज इक्वल 10 मीटर, जो कि पावर हम कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ को। तो यहाँ से जो है 1/f इज इक्वल टू 10 अगर आया तो f किसके इक्वल हो जाएगा, 1/10 मीटर के, यानी ये 0.1 मीटर आंसर आना चाहिए। जो कि आंसर्स आपको सेंटीमीटर में गिवन है, तो 0.1 मीटर का मतलब क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। तो इसमें बेटा याद रखना है कि दो लेंसेज अगर आप साथ साथ कॉन्टेक्ट में रखते हो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो मैं यहाँ P1 प्लस P2 लिख देता, क्योंकि एक पावर पॉजिटिव थी एक नेगेटिव थी, इसलिए P1 माइनस P2 लिख दिया। तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं फोकल लेंथ को, 10 सेंटीमीटर आंसर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल पे, जो है वो मटेरियल पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो ये जो है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा होता है। इसमें आंसर बेस्ट आंसर आपका क्या है, अल्फा। नेक्स्ट जी, एन अरेंजमेंट विच डिटेक्ट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है नॉन एज, उसको क्या कहते हैं, एनालाइजर। जैसे इस वाले क्वेश्चन में पहला जो है उसको पोलराइजर बोल रहे होते हैं, दूसरे वाले को कह रहे होते हैं एनालाइजर, जो उसके सामने रखते हैं जिससे आप लाइट की इंटेंसिटी को वेरी करके देखते हो, तो उसको हम एनालाइजर बोलते हैं। तो ये आपका आंसर बीटा बनेगा। 24 सेंट्रल रिंग ऑफ ब्राइट इन केस ऑफ, न्यूटन रिंग में दो केस थे, एक केस था जिसमें ट्रांसमिटेड लाइट का केस था, लाइट आर पार गुजर जाती है, एक वो केस था जो रिफ्लेक्टेड लाइट का था। रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में न्यूटन का सेंटर जो है वो ब्लैक होता था यानी डार्क, जो कि उसमें फेज रिवर्सल होता था λ/2 यानी 180 का। क्योंकि ये ब्राइट की बात कर रहा है तो ब्राइट किस केस में होता है, इन केस ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। ट्रांसमिटेड लाइट के केस में हमेशा ब्राइट बनेगा सेंटर ऑफ न्यूटन रिंग, और रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में जो है वो डार्क बनेगा। तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ये लेक्चर में भी डिटेल से बताया था। ये दोबारा वही है, नंबर ऑफ इमेजेस अगर हमें फाइंड करनी हो तो ये फॉर्मूला जस्ट याद रखना है, 360 डिवाइडेड बाय थीटा।
तो अगर तो इसमें जो है वो इमेजेस जो है वो ऑड हों तो एन 360 ओवर थीटा -1 हो जाएगा, और नंबर ऑफ इमेजेस इवन हो तो 360 डिवाइडेड बाय थीटा आपने फार्मूला यूज करना है। नेक्स्ट है जी 26 में, सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, श्योरली आंसर अल्फा है। 27 बहुत सिंपल है जी, इसमें फोकल लेंथ ऑफ द मिरर आपको लेंस गिवन है कन्वेक्स लेंस की, मैग्निफिकेशन बतानी है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है 1 + d/f, d 25 सेंटीमीटर लेंगे, f 5 सेंटीमीटर लेंगे, इससे कैंसिल आउट हो गया, आंसर आपका क्या आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। 28 में फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई क्या होता है जी, इन्फिनिटी। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है और फार पॉइंट कहाँ लेते हैं, इन्फिनिटी पे लेते हैं। 29 टू इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, क्या इंक्रीज करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइडर, यानी कि जो कि रिजॉल्विंग पावर क्या होती है d/1.22 लैम्डा, यही फार्मूला जो यहाँ नीचे नजर आ रहा है, d/1.22 लैम्डा। जितना डायमीटर ऑफ लेंस बड़ा होगा, वाइडर ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करेंगे, उतनी जो है उसकी जो है रिजॉल्विंग पावर ज्यादा हो जाएगी, तो अल्फा आंसर है। और विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, पोलराइजेशन का फिनोमेना में बताता है कि लाइट की नेचर ट्रांसवर्स है, जो कि पोलराइजेशन का फिनोमेना सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स जो है वो वेव्स में हो सकता है, लॉन्गिट्यूडल वेव्स में नहीं होता। 31 में द पार्ट डिफरेंस इन थिन फिल्म डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ दीज, ये सारी बुक में मेंशन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नेचर ऑफ फिल्म और थिकनेस ऑफ द फिल्म, डेल्टा आंसर होगा। 32 में आपने रिजॉल्विंग पावर का सिर्फ फॉर्मूला बताना है, तो डेल्टा आंसर है, ये सिंपल क्वेश्चन है। डायमंड शाइन्स ड्यू टू, डायमंड किस वजह से शाइन करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से शाइन करता है। ये कुछ क्वेश्चन टिपिकल हैं, जैसे कलर ऑफ स्काई जो है वो ब्लू क्यों होता है, तो वो स्कैटरिंग की वजह से होता है। डायमंड शाइन क्यों करता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से शाइन करता है। तो बेटा ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ईजी है। 34 जी, an object is placed 20 centimeter from a convex lens having focal length of 10 centimeter, how far the image from the object। बेटा याद रखना है कि यहाँ ऑब्जेक्ट को प्लेस किया 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट आपने 2f पे रखा है। हमने एक स्पेशल केस पढ़ा था, अगर ऑब्जेक्ट 2f पे रखें तो इमेज भी 2f पे बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट 2f पे रखें तो इमेज भी 2f पे बनेगी, और इमेज और ऑब्जेक्ट में जो डिस्टेंस है वो 4 टाइम्स आपका फोकल लेंथ होगा। जैसे देखो सॉल्व करके भी देख लें, 1/f = 1/p + 1/q, आप यहाँ वैल्यूज पुट करें, q 20 सेंटीमीटर आएगा, अब p जो है वो कितना था 20 सेंटीमीटर, q कितना है वो भी 20 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट अगर आपने 2f पे रखा है तो इमेज भी 2f पे ही बनेगी, और दोनों का साइज जो है वो सेम होगा, ये पढ़ा था। और इस केस में हमने याद करें, आपको बताया था मैंने कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितना हो सकता है, 4 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ। इसका मतलब फोकल लेंथ आपको कितनी बताई हुई है 10 सेंटीमीटर, 4 से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर क्या आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो वैसे भी बेटा जब भी आपके डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के दरमियान, इमेज और ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस पूछा जाए, आप इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा 4 से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि क्वेश्चन आता है इस तरह से। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितना हो सकता है, 4 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ हो सकता है। तो आपको फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर गिवन है, आप 4 से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा आंसर आ गया। 35 जी, द यूज ऑफ लाइट ट्रांसमिशन कैरियर वेयर एंड ऑप्टिकल फाइबर एडवांटेजेस, मच वाइडर बैंडविड्थ, कम्युनिटी अच्छी होती है, ट्रांसमिशन अच्छी होती है, आंसर ऑल ऑफ दीज, ये तो सिंपल है। और 36 में जो है फाइनल इमेज कहाँ बनती है, जितने भी आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑल टाइप ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, जहां भी वर्ड आ जाए नॉर्मल एडजस्टमेंट, आपने कहना है इमेज कहाँ बनी 25 सेंटीमीटर, यानी लीस्ट डिस्टेंस का डिस्टेंस वी एंड विड्थ जो है वो हमेशा जो है वो इमेज बनती है, तो इसका आंसर अल्फा आ जाएगा। 37 में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो है फाइनल इमेज क्या होती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, और डिमिनिश्ड का मतलब स्मॉल इन साइज होती है। तो देखो ना, अगर मून को देख रहे हो तो उसकी इमेज जो है वो मून से बड़ी तो नहीं होगी ना, स्मॉल इन साइज होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी। 38 में मैंने आपको बताया था कि जो थिकनेस ऑफ द लेंस होती है वो रेसिप्रोकल टू फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस होती है। अगर आप इसको जो है वो कट कर रहे हैं, फोकल लेंथ ऑफ द ईच हाफ इफ द लेंस इज कट इनटू आर एस, अगर आर और एस के दरमियान इस तरह कट करेंगे तो फिर ये वाला जो आंसर है वो यहाँ सही मार्क नहीं हुआ, और फिर फोकल लेंथ क्या रहेगी, सेम। अगर आप इसको इस तरह कट करते हैं ना, डायमेट्रिकली कट करते हैं, यूं ये ऐसे लेंस पड़ा हुआ है ऐसे कट करते हो, तो एक हाफ ऊपर रह जाएगा, एक हाफ नीचे रह जाएगा, फिर ये जो है फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो आंसर आपका बीटा बनेगा। अगर आप इसको पी क्यू के लॉन्ग कट करते हैं, मतलब ऐसे कट करते हो, डायमेट्रिकल का मतलब ऐसे कट करते हैं यूं,
अगर ऐसे कट करते हैं लॉन्ग द डायमीटर कट करोगे, फिर चूंकि लेंस हाफ हो जाएंगे दो, तो थिकनेस हाफ हो गई है तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। अगर वो कहता है यहाँ पर पी और क्यू के अक्रॉस आप कट किया है, पी और क्यू के क्रॉस कट किया, फिर आंसर क्या होता है चार्ली, क्योंकि यहाँ वो कह रहा है आर और एस के लॉन्ग कट किया है, यानी कि उसको क्रॉस द डायमीटर कट किया है। क्रॉस द डायमीटर कट करेंगे तो फिर कोई चेंज नहीं आएगा, फोकल लेंथ सेम रहेगी। अगर अलोंग द डायमीटर कट करेंगे, अलोंग द डायमीटर का मतलब है इस तरह से आपने उसको कट किया, फिर दो हाफ हो जाएंगे, थिकनेस हाफ हो जाएगी, तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। थिकनेस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, या फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, थिकनेस। तो बेटा यहाँ पर जो है इसका आंसर बीटा बनेगा, यानी कि एफ रहेगा, क्योंकि उसने कहा ऐसे काटें, तो हाफ ऊपर रह गया, हाफ लेंस नीचे रह गया, क्योंकि लेंस की थिकनेस चेंज नहीं होगी, इस वजह से फोकल लेंथ सेम रहेगी। लेकिन अगर इस तरह से कट करें पी क्यू के लॉन्ग, तो फिर जो है वो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। 39 में डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है उसमें ग्रेटिंग एलिमेंट फाइंड करना है। सो डी इज इक्वल टू होता है एल ओवर एन। लेंथ आपको बताई हुई है 1 मिलीमीटर, तो मैं 10⁻³ पुट कर दूंगा, नंबर ऑफ लाइन 500 है। सो अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करो, 1/5 इंटू 10⁻5 हो जाएगा। 1/5 होता है 0.2 इंटू 10⁻5 हो गया, 2 इंटू 10⁻6 मीटर, यानी 2 माइक्रोमीटर। जो कि आंसर सारे मिलीमीटर में गिवन है, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, 10⁻³ इंटू 10⁻3, 10⁻3 को मिलीमीटर बोलते हैं, तो 2 इंटू 10⁻3 मिलीमीटर आंसर बन जाएगा, यानी इसका डेल्टा आंसर बन जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में रिवाइज होता रहता है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। लास्ट जो है चैप्टर 8 में भी मैंने डिस्कशन में बताया था, लैम्डा जो होता है वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n होता है। इसका मतलब है लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 किसके इक्वल आ जाएगा, n2/n1। अगर यहाँ से उसने लैम्डा 2 की वैल्यू पूछी हुई है, तो लैम्डा 2 किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा 1 इंटू n1 ओवर n2। तो इसमें बेटा आपका